पृथ्वीराज चौहान का उदय और उनका स्वर्ण युग। सोमेश्वर की मृत्यु और अल्पजीवी पृथ्वीराज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश के आकाश पर एक ऐसा नक्षत्र चमका जिसने न केवल अपने कुल को गौरव प्रदान किया बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के इतिहास में अमर गाथा लिख दी। ये थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें इतिहास ने पृथ्वीराज चौहान, लोककथाओं ने राय पिथौरा और कवियों ने क्षत्रिय गौरव का प्रतीक बताया। उनका राज्याभिषेक 1179 ईस्वी में अजमेर में हुआ। तब वे बहुत ही कम आयु के थे, परंतु शौर्य और विद्या में पहले ही से पारंगत हो चुके थे। पृथ्वीराज के बचपन से ही उनके भीतर अदम्य साहस और युद्धकला की प्रतिभा विद्यमान थी। प्राचीन ग्रंथों और लोककथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने बाल्यकाल में ही तीरंदाजी और घुड़सवारी में विलक्षण दक्षता प्राप्त कर ली थी। दरबार में विद्वानों और गुरुओं ने उन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य शास्त्र की शिक्षा दी। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं पर उनकी पकड़ थी और कवियों ने उन्हें विद्या और शौर्य दोनों का धनी बताया। राजगद्दी पर बैठते ही पृथ्वीराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अजमेर और दिल्ली के बीच फैले साम्राज्य को स्थिर किया जाए और पड़ोसी शक्तियों से अपने राज्य की रक्षा की जाए। दिल्ली इस समय राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उसे नियंत्रित करना चौहान वंश की प्रतिष्ठा का विषय था। पृथ्वीराज ने दिल्ली को अपने अधिकार में लेकर उसे अपने साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा बनाया। इस प्रकार अजमेर और दिल्ली दोहरी राजधानी बन गई। अजमेर सांस्कृतिक और पारंपरिक केंद्र रहा तो दिल्ली सामरिक और प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक बनी। पृथ्वीराज के समय चौहान वंश ने अनेक युद्ध लड़े। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे तराइन के युद्ध, परंतु इनसे पहले भी उन्होंने अनेक क्षेत्रीय शक्तियों से टकराव किया। गढ़वालों, परमारों और अन्य उत्तर भारतीय राजवंशों से उनका सामना हुआ। इन संघर्षों में उन्होंने अपनी वीरता सिद्ध की और चौहान साम्राज्य को विस्तार दिया। राजनीतिक दृष्टि से पृथ्वीराज ने वैवाहिक संबंधों का भी उपयोग किया। कन्नौज की राजकुमारी सहयोगिता के साथ उनका विवाह न केवल प्रेम कथा का अमर अध्याय है, बल्कि एक राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण घटना थी। जयचंद गढ़वाल की पुत्री सहयोगिता से उनका संबंध गढ़वाल और चौहान राजवंशों के बीच तनाव का कारण बना। जयचंद ने स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु सहयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति चुनकर उनके साथ भागकर विवाह कर लिया। ये घटना केवल प्रेम की कथा नहीं थी, बल्कि यह उत्तर भारत की राजनीति में चौहानों और गढ़वालों के बीच दरार का कारण बनी। यही दरार आगे चलकर विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एकता को बाधित करने वाली सिद्ध हुई। व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी पृथ्वीराज ने उल्लेखनीय कार्य किए। दिल्ली और अजमेर दोनों ही व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। गुजरात, बंगाल और उत्तर पश्चिम से आने वाले व्यापारी यहीं से गुजरते थे। कपड़े, मसाले, धातुएं और घोड़े का व्यापार व्यापक रूप से होता था। पृथ्वीराज ने व्यापारियों को संरक्षण दिया और मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इससे उनके राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत हुई। सांस्कृतिक दृष्टि से पृथ्वीराज का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जा सकता है। उनके दरबार में चंद्रबरदाई जैसे महान कवि उपस्थित थे। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो न केवल वीरगाथा साहित्य का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि इसमें चौहान साम्राज्य के वैभव, युद्ध, प्रेम और राजनीति का जीवंत चित्रण मिलता है। पृथ्वीराज स्वयं भी विद्वान और काव्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को भरपूर संरक्षण दिया। अजमेर और दिल्ली दोनों में मंदिरों और भवनों का निर्माण कराया। अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो बाद में मस्जिद के रूप में प्रयुक्त हुआ, मूलतः उनके समय का स्थापत्य वैभव था। अब आते हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण युद्धों की ओर। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन के मैदान में पृथ्वीराज से टकराया। इस युद्ध को पहला तराइन युद्ध कहा जाता है। पृथ्वीराज की सेना ने वीरता दिखाई और गौरी को पराजित किया। गौरी स्वयं घायल हुआ और युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। इस विजय ने पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा को चारों ओर फैला दिया। भारत की जनता ने उन्हें रक्षक माना और उनके नाम की गाथाएं गाने लगी। परंतु इतिहास ने अगले ही वर्ष एक भयानक मोड़ लिया। 1192 ईस्वी में गौरी ने पुनः आक्रमण किया और इस बार उसने पहले से कहीं अधिक संगठित और शक्तिशाली सेना के साथ हमला किया। ये युद्ध भी तराइन के मैदान में हुआ और इसे दूसरा तराइन युद्ध कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इस बार पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा। कारण अनेक थे। राजपूत राज्यों में एकता का अभाव, जयचंद गढ़वाल की शत्रुता और मुस्लिम सेनाओं की संगठित रणनीति। पृथ्वीराज युद्ध में बंदी बना लिए गए।
इसके बाद की कथा लोक कथाओं और साहित्य में अलग अलग रूपों में मिलती है। कुछ कथाएं कहती हैं कि गौरी ने उन्हें कैद कर लिया और बाद में उनका वध कर दिया गया। कुछ में कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने उन्हें अवसर दिलाया और उन्होंने गौरी को तीर से मारा। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि दूसरे तराइन युद्ध के बाद चौहान साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया और दिल्ली की गद्दी विदेशी आक्रांताओं के हाथों में चली गई। फिर भी पृथ्वीराज की विरासत केवल उनकी पराजय में नहीं, बल्कि उनके अदम्य साहस, वीरता और संस्कृति संरक्षण में है। उन्होंने चौहान वंश को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां से वे संपूर्ण उत्तर भारत के प्रतीक बन गए। उनकी प्रेम कथा संयोगिता के साथ लोकस्मृति में अमर हो गई, उनके युद्ध वीरता की मिसाल बन गए और उनकी सांस्कृतिक दृष्टि ने भारत को अमूल्य साहित्यिक धरोहर दी। मुद्राओं की बात करें तो पृथ्वीराज ने भी चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई। इन पर उनके नाम और उपाधियां अंकित थी। सिक्के व्यापार में प्रचलित थे और उन्होंने अपने साम्राज्य की आर्थिक नींव को मजबूत किया। विदेशी यात्रियों ने भी उनके समय का उल्लेख किया। फारसी और अरब इतिहासकारों ने पृथ्वीराज और गौरी के युद्धों का विवरण अपने ग्रंथों में लिखा। इन विवरणों से हमें उस काल की राजनीति, युद्ध नीति और सांस्कृतिक स्थिति का सजीव चित्रण मिलता है। इस प्रकार पृथ्वीराज का युग चौहान वंश का स्वर्ण काल था। यद्यपि उनका अंत त्रासदीपूर्ण हुआ, परंतु उनका जीवन साहस, प्रेम और संस्कृति की गाथा बनकर भारतीय इतिहास में अमर हो गया। चौहान वंश का बिखराव और रणथंभौर की गाथा। तराइन के दूसरे युद्ध का आकाश चौहान वंश के लिए अमंगलकारी सिद्ध हुआ। दिल्ली और अजमेर के गौरवशाली सिंहासन पर जो पृथ्वीराज चौहान का परचम लहरा रहा था, वह अब विदेशी आक्रांताओं की सत्ता की ओर झुक गया। 1192 ईस्वी की उस काली संध्या के बाद जब पृथ्वीराज बंदी बनाए गए और उनकी वीरगाथा का अंत हुआ, तब केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक धारा बदल गई। दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार स्थापित हो गया। उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन की जिम्मेदारी सौंपी और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इस प्रकार चौहान वंश का मुख्य सिंहासन विदेशी सत्ता के अधीन चला गया। लेकिन चौहान वंश की कहानी यही समाप्त नहीं हुई। अजमेर और दिल्ली खो जाने के बावजूद चौहान वंश की विभिन्न शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहीं और उन्होंने अपने साहस से इतिहास को जीवित रखा। सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी रणथंभौर की चौहान शाखा। पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई गोविंदराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजय के बाद अजमेर का शासक नियुक्त किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह नियुक्ति चौहानों की शक्ति को बांटने और कमजोर करने की चाल थी। गोविंदराज ने प्रारंभ में गौरी के अधीन रहकर शासन किया, लेकिन चौहान रक्त की ज्वाला अधिक समय तक दास्ता को स्वीकार नहीं कर सकी। धीरे धीरे उन्होंने स्वतंत्रता का मार्ग खोजा और अजमेर से हटकर रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। रणथंभौर का किला प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ था। अरावली की पर्वतमालाओं के बीच बसा ये दुर्ग चट्टानों पर टिका हुआ था और चारों ओर से गहरी खाइयों व वन प्रदेश से सुरक्षित था। यही कारण था कि चौहान वंश के लिए ये किला नई आशा का प्रतीक बना। गोविंदराज और उनके वंशजों ने रणथंभौर को स्वतंत्र चौहान शक्ति का केंद्र बनाया। इसी दौरान अजमेर और दिल्ली पर विदेशी सत्ता की जकड़न बढ़ती गई। कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश ने चौहान प्रभुत्व को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। अजमेर को कई बार चौहानों से छीना और फिर से अपने अधीन कर लिया। लेकिन चौहान योद्धा हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने छोटे छोटे दुर्गों और गांवों से प्रतिरोध जारी रखा। गोविंदराज के बाद रणथंभौर पर उनके वंशजों ने शासन संभाला। इनमें वाग्भट, प्रहलाद और वीरनारायण जैसे शासकों ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े। रणथंभौर धीरे धीरे चौहान पराक्रम का गढ़ बन गया। दिल्ली की सल्तनत के शासकों के लिए रणथंभौर हमेशा एक चुनौती रहा। संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में भी रणथंभौर की शाखा सक्रिय रही। चौहान शासकों ने जैन और हिंदू धर्म दोनों को संरक्षण दिया। मंदिरों का निर्माण हुआ, विद्वानों और कवियों को आश्रय दिया गया। रणथंभौर के किले के भीतर और आसपास अनेक स्थापत्य अवशेष आज भी चौहान वैभव की गवाही देते हैं। आर्थिक दृष्टि से रणथंभौर का महत्व भी कम नहीं था। यह क्षेत्र मालवा, गुजरात और उत्तर भारत को जोड़ने वाले मार्गों पर स्थित था। यहाँ से होकर घोड़ों, कपड़ों, मसालों और धातुओं का व्यापार होता था। चौहान शासकों ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर राजस्व प्राप्त किया। परंतु चौहान शक्ति केवल रणथंभौर तक सीमित नहीं रही।
उनके वंशजों ने अन्य क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व बनाए रखा। नाडोल, झालावाड़, सांभर और छोटे छोटे दुर्गों में चौहान शाखाएं विद्यमान रहीं। प्रत्येक शाखा अपने सामर्थ्य अनुसार विदेशी सत्ता का प्रतिरोध करती रही। इस बीच सल्तनत के शासकों ने चौहानों को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और चौहान शक्ति को गहरी चोट पहुंचाई। फिर भी रणथंभौर की भूमि वीरता से लहू से रंगी रही। चौहान योद्धा अपनी आन बान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देते रहे। इतिहासकारों का उल्लेख है कि रणथंभौर के शासकों ने अनेक बार जौहर और शाका किए। जब विदेशी सेना किले पर चढ़ आती तो चौहान महिलाओं ने अग्निकुंड में कूदकर अपनी इज्जत की रक्षा की और पुरुष योद्धा अंतिम श्वास तक रणभूमि में लड़ते रहे। ये परंपरा चौहान वंश की आत्मा थी और उसने उन्हें सदैव अमर बना दिया। इस काल में साहित्यिक दृष्टि से भी चौहान वंश का योगदान जारी रहा। चंद्रबरदाई के बाद अन्य कवियों ने चौहानों के वीरगान गाए। लोकगीतों और भाटों की कथाओं में चौहानों की गाथाएं जीवित रहीं। राजस्थान की धरती पर आज भी आल्हा, ऊदल और चौहानों के युद्ध गीत गाए जाते हैं। पृथ्वीराज की पराजय के बाद भले ही राजनीतिक दृष्टि से चौहान वंश कमजोर हुआ हो, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से उनका प्रभाव लगातार बना रहा। अजमेर में उन्होंने जो मंदिर और स्थापत्य निर्मित कराए थे, उनमें से कुछ नष्ट हुए तो कुछ मस्जिदों में परिवर्तित हो गए, किंतु उनकी स्मृति अमिट रही। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने भी इस काल का उल्लेख किया। अरब और फारसी लेखकों ने चौहान प्रतिरोध का वर्णन किया। मिन्हाज उस सिराज और इब्न असीर जैसे इतिहासकारों ने रणथंभौर और अजमेर की लड़ाइयों का विवरण दिया। इनसे हमें पता चलता है कि चौहान वंश भले ही सत्ता से वंचित हो गया हो, लेकिन उसकी वीरता और संघर्ष उस समय भी सबके बीच चर्चित थी। मुद्राओं के विषय में भी रणथंभौर शाखा ने अपने सिक्के चलाए। तांबे और चांदी की मुद्राएं प्रचलित थीं, जिन पर उनके नाम और प्रतीक अंकित होते थे। ये स्वतंत्रता की घोषणा जैसा ही था, मानो वे कह रहे हो कि चौहान वंश अभी समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार दूसरे तराइन युद्ध के बाद चौहान वंश बिखर गया, परंतु पूरी तरह लुप्त नहीं हुआ। रणथंभौर उनकी नई राजधानी बनी और वहां से उन्होंने विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। भले ही दिल्ली हाथ से चली गई हो, परंतु चौहान योद्धाओं की आत्मा ने हार मानना स्वीकार नहीं किया। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि चौहान वंश एक राजनीतिक शक्ति से अधिक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। उनके योद्धा वीरता, त्याग और स्वतंत्रता की भावना के प्रतीक बन गए। इतिहास ने उन्हें यद्यपि सत्ता से दूर कर दिया, किंतु लोकस्मृति ने अमर कर दिया। दिल्ली और अजमेर खो जाने के बाद चौहान साम्राज्य की सबसे सशक्त शाखा रणथंभौर की बन चुकी थी। गोविंद राजा के बाद उनके वंशजों ने इस दुर्ग को अपना स्थायी आधार बना लिया। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा रणथंभौर केवल एक किला नहीं था, ये चौहान स्वाभिमान की जीवित ज्वाला थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए ये किला एक कांटा था, जिसे निकालने के लिए बार बार सेनाएं भेजी जाती रहीं। गोविंद राजा के उत्तराधिकारी प्रहलाद, वीरनारायण और वाघभट जैसे शासकों ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में सल्तनत की शक्ति को चुनौती दी। अजमेर और दिल्ली अब उनके हाथों से निकल चुके थे, परंतु रणथंभौर के किले ने चौहान पराक्रम की रक्षा की। ये किला इतना सुदृढ़ था कि विदेशी सेना जब जब उस पर चढ़ती तो चौहान योद्धा उन्हें बार बार परास्त कर देते। 1226 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यह पहला बड़ा आक्रमण था जिसमें सल्तनत ने पूरी शक्ति झोंक दी। किला घेर लिया गया और महीनों तक युद्ध चला। चौहान वीरों ने वीरता की अद्भुत मिसालें प्रस्तुत की। महिलाओं ने दुर्ग के भीतर अग्निकुंड तैयार किए ताकि आवश्यकता पड़ने पर जौहर किया जा सके। यद्यपि इल्तुतमिश रणथंभौर को भारी क्षति पहुंचाने में सफल हुआ, लेकिन चौहान प्रतिरोध ने यह सिद्ध कर दिया कि यह किला इतनी आसानी से जीतने योग्य नहीं था। अगली शताब्दी में रणथंभौर के शासकों का नाम और तेज बढ़ता गया। चौहानों के उत्तराधिकारी अब स्वयं को रणथंभौर नरेश कहलाने लगे और स्वतंत्र सत्ता का दावा करते रहे। इसी काल में हमीरदेव चौहान का नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है। हमीरदेव 1283 ईस्वी में रणथंभौर की गद्दी पर बैठे और उन्होंने चौहान पराक्रम की ऐसी मशाल जलाई कि उनके नाम के गीत आज भी राजस्थान में गाए जाते हैं। हमीरदेव का शासनकाल चौहान वंश का अंतिम महान अध्याय माना जाता है। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों और आसपास के अन्य राजवंशों से संघर्ष करते हुए रणथंभौर को स्वतंत्र रखा।
कहा जाता है कि उन्होंने गुजरात, मालवा और मेवाड़ तक अपनी शक्ति का प्रभाव स्थापित किया। लोक कथाओं में उन्हें रणथंभौर का शेर कहा गया। हमीरदेव और दिल्ली सल्तनत के शासकों के बीच कई संघर्ष हुए। पहले बलबन के उत्तराधिकारी शासकों ने, फिर खिलजी शासकों ने रणथंभौर पर कब्जा करने का प्रयास किया। रणथंभौर की रणनीतिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो भी शासक दिल्ली में सत्ता स्थिर करना चाहता था, उसे इस किले पर अधिकार करना अनिवार्य लगता। 1290 के दशक में जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली, तब उसने रणथंभौर को अपने साम्राज्य में मिलाने का संकल्प लिया। खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था और उसकी नजर पूरे भारत पर थी। उसने पहले देवगिरी, गुजरात और मालवा पर आक्रमण किए और विजय पाए। अब उसकी सेना रणथंभौर की ओर बढ़ी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया। महीनों तक युद्ध चला। चौहान योद्धा दुर्ग की दीवारों पर डटे रहे। हमीरदेव स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ते थे। सल्तनत की सेना बड़ी और संगठित थी, लेकिन रणथंभौर का किला प्राकृतिक दृष्टि से दुर्गम और अभेद्य था। अंततः खिलजी को पहली बार असफलता मिली और उसे पीछे हटना पड़ा। यह पराजय अलाउद्दीन के लिए अपमानजनक थी, लेकिन चौहान गौरव के लिए विजय का प्रतीक। किंतु ये संघर्ष यही समाप्त नहीं हुआ। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः रणथंभौर की घेराबंदी की। इस बार उसकी सेना अधिक संगठित और विशाल थी। महीनों तक युद्ध चलता रहा। दुर्ग के भीतर भोजन और जल की कमी होने लगी। चौहान योद्धा दिन रात युद्ध करते रहे, परंतु धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर पड़ने लगी। अंततः किले के भीतर निर्णय लिया गया कि जौहर और शाका किया जाएगा। चौहान स्त्रियों ने अग्निकुंड में कूदकर अपनी इज्जत की रक्षा की और योद्धाओं ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध के लिए कूच किया। हमीरदेव स्वयं रणभूमि में डटे और वीरगति को प्राप्त हुए। रणथंभौर का ये जौहर इतिहास में अमर हो गया। हमीरदेव की शहादत के साथ ही रणथंभौर पर खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया। चौहान वंश की यह अंतिम बड़ी शक्ति भी समाप्त हो गई, परंतु इस पराजय में भी विजय की गाथा छिपी थी। चौहानों ने दिखा दिया कि विदेशी सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए राजपूत योद्धा प्राणों की आहुति दे सकते हैं। हमीरदेव के बाद भी चौहान वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उनकी छोटी छोटी शाखाएं अजमेर, नादौल, मेवाड़ और अन्य स्थानों में जीवित रहीं। परंतु राजनीतिक दृष्टि से उनका गौरव अब धूमिल हो चुका था। चौहान वंश सांस्कृतिक और लोकस्मृति में जीवित रहा और उनकी वीरगाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं। साहित्यकारों और इतिहासकारों ने रणथंभौर के इस युद्ध का वर्णन किया। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथों में अलाउद्दीन की रणथंभौर विजय का विवरण दिया, परंतु लोकगीतों और भाटों की कथाओं में हमीरदेव को अमर नायक के रूप में चित्रित किया गया। इन गीतों में रणथंभौर का शाका और चौहान स्त्रियों का जौहर आज भी गूंजता है। मुद्राओं की दृष्टि से हमीरदेव ने भी अपने शासनकाल में सिक्के चलाए। चांदी और तांबे की मुद्राओं पर उनका नाम अंकित मिलता है। यह उनकी स्वतंत्र सत्ता का प्रतीक था, परंतु 1301 के बाद ये सिक्के धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गए। इस प्रकार 13वीं 14वीं शताब्दी का काल चौहान वंश की अंतिम बड़ी वीरगाथा का समय था। रणथंभौर उनका अंतिम महान गढ़ था, जहां से उन्होंने सल्तनत की सत्ता को बार बार चुनौती दी। भले ही अंततः वे हार गए, लेकिन उनका शौर्य भारतीय इतिहास में अमर हो गया। चौहान वंश की यह परंपरा हमें ये सिखाती है कि हार और जीत क्षणिक होती है, परंतु त्याग और साहस अमर रहते हैं। रणथंभौर का जौहर और चौहान योद्धाओं का शाका भारतीय इतिहास की वह ज्वाला है, जो सदैव स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बनी रहेगी।